And now, continuing on with this zeal, I invite Colonel R.K. Sharma and Professor Ajay Khajuria to the stage to lead today's interactive session. Please. कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम माइट इंस्पायर सीज़न 1 उसकी शुरुआत आपसे कर रहे हैं, बिकॉज़ एक तो आप शूरवीर हैं ही, दूसरे आप जम्मू की भूमि से आपका नाता है, यू बिलोंग टू दिस प्लेस। जैसे आरुषि ने आपके बारे में बताया और जब आपके बारे में पढ़ा सर, तो हमें बहुत ही गर्व ये महसूस हुआ कि एक ऐसे शूरवीर हैं जो जम्मू शहर में रहते हैं और हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं। और आज इंस्पायर सीरीज़ की शुरुआत इससे बेटर क्या हो सकती है कि कर्नल R.K. शर्मा, जो कीर्ति चक्र होल्डर, शौर्य चक्र और सेना मेडल उससे आप सम्मानित किए गए हैं, आज हमारे बीच में हैं। बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू ग्रीट हिम विद ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिज प्रेजेंस हियर। सर, हम शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। जब बचपन में आपके सारे साथी सहयोगी वो सब सपना देख रहे थे डिफरेंट फील्ड्स में जाने का, आपका सिर्फ एक सपना था यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म का सपना ऐसा था जो सपने से ज़्यादा जुनून था। और आपने कहा, अगर फौज नहीं तो कुछ नहीं। दो सवाल। पहला सर, कि आपके मन में ये जुनून, पैशन कैसे बना, और दूसरा, परिवार को मनाना कितना मुश्किल था? थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन सर। बच्चों में ये पैशन नहीं होता कि मतलब डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, उनके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा होता है कि हमारे बच्चे अच्छा करें, और सारे पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं। लेकिन मेरे कुछ ऐसा था कि मैं पैदा भी तब हुआ जब इंडो पाक 1965 वार चल रही थी। उसके बाद व्हेन आई वाज ग्रोइंग, 6 साल का था तो 71 वार शुरू हो गई। और 71 वार में इंडियन आर्मी ने जो कार्रवाई की थी, जो यश इंडियन आर्मी को प्राप्त हुआ पूरे वर्ल्ड में, वो ये था कि एक अच्छे खासे देश के ना 2 टुकड़े कर देना, उनकी ज्योग्राफी सारी खराब कर देना, बांग्लादेश को लिबरेट करवाना, और 93,000 आर्मी जो थी दुश्मन की, पाकिस्तान की, उसको सरेंडर करवाना। तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट थी कि सब जगह इंडियन आर्मी के चर्चे होते थे, हमारे गांव में, नुक्कड़ में, स्कूल में, तो थोड़ा बहुत हम भी सुनते थे। तो मुझे लगता है कि शायद वहीं से मेरे दिल में ये पनपना शुरू हो गया था कि आई एम मेड फॉर इंडियन आर्मी, एंड इंडियन आर्मी नहीं तो कुछ भी नहीं। सो जब मैं 6ठी क्लास या 7th में पहुंचा, तो तब से मैं रेस्टलेस होना शुरू हो गया था कि मैं कब जो है मिनिमम QR जो है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, वो कंप्लीट करूं, 10th पास करूं, 18 साल का हो जाऊं और मैं आर्मी ज्वाइन करूं। फाइनली मैंने 10th पास की, लेकिन सब पेरेंट्स की तरह मेरे पेरेंट्स को भी ये था कि आर्मी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जाके ये अपना नाम कर सकता है। उनको भी ये था कि ये डॉक्टर या इंजीनियर बने, अच्छा करे, इसकी मतलब कि लाइफ अच्छी हो, नाम हो। तो दे वर हेजिटेंट इन सपोर्टिंग मी कि आर्मी के लिए जाना है। और उन्होंने जम्मू में एक रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर मेरी 11th में एडमिशन करवा दी। अब क्या होता है कि मैं जा तो रहा हूँ रणबीर हायर सेकेंडरी में, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिले तो बंक मार के मैं अम्फाला में, वहाँ पर रिक्रूटिंग ऑफिस है, वहाँ पर चले जाऊँ। तो 2-4 बार मेरे को डांट फटकार पड़ी घर से, और उसके बाद ना उठाने वाला कदम मैंने उठाया कि मैं घर से ही भाग गया। और लगभग 1 महीने के बाद मेरे पेरेंट्स जो है वो मेरे को दिल्ली से ढूंढ के लाए। तो उसके बाद मेरे फादर ने मुझे बोला कि अगर तेरे को लगता है कि तू फौज के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है तो गो एंड लिव योर ड्रीम। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं मतलब है कि आर्मी में जा रहा था या सिलेक्ट हो गया था, तो उन्होंने परमिशन तो मेरे को दे दी थी कि यू गो, बट दे वर नॉट हैप्पी विद माय डिसीजन। और मेरे पेरेंट्स अभी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन जब उन्होंने दुनिया छोड़ी है 2016 में और 18 में, तो दे वर वेरी प्राउड कि हमारा बेटा फौज में गया था और उसने ये सारी उपलब्धियां हासिल की हैं
और जो लोग इसके जान पहचान के हैं वो इस पे फ़ख्र करते हैं, इसकी आर्मी इसके ऊपर फ़ख्र करती है। तो दिस इज़ हाउ। तो मैं एक आप सबको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, अपने अंदर आइडेंटिफाई करो अपने स्ट्रांग पॉइंट, और उसके बाद जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको लगता है कि आप बढ़िया कर सकते हो, उस लाइन को चुनो। इवन पेरेंट्स दे शुड सपोर्ट देयर चिल्ड्रन, क्योंकि अगर वो अपने बच्चों को उनके पैशन में सपोर्ट करते हैं तो आई गिव गारंटी कि उनको हमेशा अपने बच्चों के ऊपर फ़ख्र होगा कि इन्होंने अपना जो रास्ता चुना था उसके ऊपर ये कितना खरा उतरे हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फील। जो मेरे साथ हुआ है वही मैं मैसेज आगे स्प्रे करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया मैसेज सर, और बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए कि जो उनका पैशन अगर उसको फॉलो करें, और आप उसके एक यथार्थ हैं, आप हमारे सामने एक इंस्पिरेशन है कि आपने अपने पैशन को चुना और आज आपने जो मुकाम अपना बनाया है, ना केवल आपने इंडियन आर्मी, ना केवल आप अपने परिवार, बल्कि कंप्लीट जम्मू का आपने सिर ऊंचा किया है। सर 1993 आपकी ज़िंदगी का एक बहुत मेन, एक कहते हैं ना चेंज इन लाइफ, एक इनकाउंटर हुआ सर। उस इनकाउंटर में सबसे पहले ये पता चला कि एक वीर योद्धा जो है वो उसके अंदर उस इनकाउंटर की टीम में है। वहीं से एक शूरवीर का जन्म भी हुआ, जिसे बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडेशन कार्ड भी मिला, जो आप थे सर। 1993 सर पहला COS कमांडेशन कार्ड आपके लिए क्या मान्यता रखता है, और वो किस्सा क्या था सर? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अपने आप को ही शूरवीर नहीं मानता। पूरी इंडियन आर्मी में जितने भी लोग हैं वो सारे शूरवीर होते हैं। ये होता है कि कई बार सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो रह जाते हैं, या अनसंग हीरो भी होते हैं जिनको मेरी तरह से अवार्ड नहीं मिलते। तो ऐसे लोग भी हैं आर्मी में, लेकिन काम बहुत किया होता है। लेकिन यस 1993 में वो लम्हा आया सर कि जिसके लिए मैंने आर्मी ज्वाइन की थी, और इट वाज फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। हम पालमपुर से उठ के गए थे कश्मीर में, और उस टाइम पे कश्मीर में मिलिटेंसी जो है वो पीक पर थी। मतलब है कि सब जगह मिलिटेंट से उतनी आर्मी नहीं थी, उतनी पुलिस नहीं थी, उतनी बेल्ट फोर्सेस नहीं थी जितनी वहाँ पर मिलिटेंसी थी। तो इस ऑपरेशन का जब हम हिस्सा बने, ये एक जॉइंट ऑपरेशन था BSF के साथ मिलकर, और क्या होता है कि मैं ही मतलब है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करता हूँ वो घर जहाँ पर मिलिटेंट हो सकते हैं। जाके मैंने सर्च किया तो वो मिलिटेंट मिल भी गए। उसके बाद मैं और मेरा कंपनी कमांडर जो है वो मिलके तो उनको न्यूट्रलाइज किया। इस बारगेनिंग में मेरी ये जो है लोअर काफ उड़ गया था ग्रेनेड ब्लास्ट के साथ, मेरी दोनों थाइज में बुलेट इंजरी हुई, और बट वी वर एबल टू कंप्लीट आवर टास्क जो मिलिटेंट्स का था। और उस ऑपरेशन के बाद एक चीज़ उभर के सामने आई, जो कि मेरी जो टुकड़ी थी, मेरी जो प्लाटून थी, जो मेरी कंपनी थी, उसमें मैं अचानक ये एज ए हीरो एमर्ज हो गया। ठीक है, एंड आई बिकम द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अदर्स, जो मैं अंदाज़ा लगा सकता था। उससे पहले तो हम सारे ही थे एक भीड़, लेकिन उसके बाद मेरे को थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखना शुरू हो गई मेरी यूनिट, और उसके साथ ही मेरे सारे ऑफिसर जो थे उनका मैं ब्लू आई बन गया। वो पर्सनली मेरे को जानना शुरू हो गए। नहीं तो 800-900 की पलटन में सारे ऑफिसर जो है सब जवानों को नहीं जानते, हालांकि जवान सारे जो है, सोल्जर सारे जो है अपने ऑफिसर्स को जानते हैं। और ये जो मेरे को इंजरीज हुई, मेरे को तो उस टाइम पे पता भी नहीं लगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरा कंपनी कमांडर जख्मी हो गया, मैंने जंप किया, उनको ड्रैग करके एक साइड पे लेके गया और सेफ जगह पे। इतने में हेलीकॉप्टर वगैरह आ गया, और उनको जब ले जाने लगे तो किसी ने बोला कि तेरे भी ये खून लगा हुआ है, ये क्या है? तो किसी ने सोचा कि ये शायद ऑफिसर का खून ही इसके लगा हुआ है। तो देखा मेरा, तब तक मेरे को कोई दर्द नहीं हो रहा, तब तक मेरे को कोई पता नहीं है कि क्या हुआ है, और मेरे को 3-4 जगह पे मैं जख्मी हो रखा हूँ। तो एक और जो बड़ी अच्छी चीज़ वहाँ पर एमर्ज हुई वो ये थी कि उससे पहले मेरे को ये अंदाज़ा नहीं था कि आपस में कितना वो होता है। मेरे ऑफिसर जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हेलीकॉप्टर में इसको लेके जाओ पहले, क्योंकि एक ही आदमी को एक टाइम पे चीता हेलीकॉप्टर में लिफ्ट किया जा सकता था, और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, पहले उनको लेके जाओ। फिर वो बीच में हमारे कमांडिंग ऑफिसर आए और उन्होंने बोला
कि डॉक्टर को बोला कि यू प्रायोरिटाइज कि कौन ज़्यादा सीरियस है उसको पहले लेके जाए। तो हमारा आपस में ये रिश्ता होता है आर्मी में एक दूसरे के प्रति, ये बॉन्डिंग। और वहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो मेरे को कमेंडेशन कार्ड मिला, उसके अलावा मेरे को एक और मेडल मिला। वो आर्मी में सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो युद्ध के दौरान घायल हो जाते हैं, जिसको वूंड मेडल बोलते हैं, या उस टाइम पे हाथ मेडल बोलते थे, आजकल उसको पराक्रम मेडल बोलते हैं। तो इस मेडल का मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये उस इंडिविजुअल को बहुत हम्बल बना देता है जिसको ये मिलता है, और साथ में उसको इतना मोटिवेट करता है कि जब दोबारा कभी आपको मौका मिले तो और जोश कैसे दिखाना और बहादुरी के साथ कैसे लड़ना है। तो इन एडिशन टू दैट ये मेडल आपको हमेशा उन 30-40 सेकंड की, 1 मिनट की याद दिलाता रहता है कि क्या हुआ था और क्या हो सकता था। मतलब वो 30-40 सेकंड जिंदगी और मौत के बीच में आप इस दुनिया से जा भी सकते थे, और आज आप हैं, इसलिए आपको ये मेडल मिला है। सो ये थी उस 93 ऑपरेशन की स्टोरी। और सबसे बड़ी स्टोरी, और मतलब कि सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए ये था कि मेरे को देख के बाकी मोटिवेट हो रहे हैं। बहुत ही इंस्पिरेशनल है सर। और जितने यहाँ पे हमारे साथ यूथ जुड़े हुए हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कॉमरेडरी है, जैसे सर ने बताया कि कंपनी कमांडर इनकी तरफ इशारा कर रहा था कि 92 कमांड हॉस्पिटल में, क्योंकि चीता उस समय एक ही व्यक्ति को लेकर जा सकता था, इन्होंने इशारा किया उनकी तरफ, उन्होंने इशारा किया इनकी तरफ, दोनों ही इंजर्ड थे। ये कॉमरेडरी एक डेवलप होती है जब आप इकट्ठे काम करते हो, जब आपका पैशन जो है वो इकट्ठा है, जब आपकी सोच इकट्ठी है, और यही इंडियन आर्मी को डिफरेंट बनाती है, और यही इंडियन आर्मी को वन ऑफ द बेस्ट, वाई वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड वो बनाती है। सर, इसके बाद हम चलते हैं जो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण, एक आपकी ज़िंदगी का भी और देश के लिए भी, ऑप्स विजय करगिल, 17,000 फीट की ऊंचाई, पीक का नाम 5465। ये हमारे लिए करगिल सबसे पहला, कि कितनी जनरेशन्स के लिए पहली बार एक ऐसा युद्ध था जो लोगों ने देखा था कि 70 के पश्चात कोई भी युद्ध हुआ नहीं, और ये युद्ध बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सर को इस क्वेश्चन में जाने से पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि उस एक किताब है शूरवीर, जो इनके सुपुत्र हैं सरफिरोश और सरश्रेष्ठ, इन दोनों ने इस पुस्तक को लिखा, उस जो किताब हमारे सामने भी पढ़ी है। इसका एक चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है जिसमें ना पानी है ना खाना है, और ये पहाड़ पे चढ़े जा रहे हैं, और उस पहाड़ पे इनका खाली एक ध्येय है कि वापस हिंदुस्तान के लिए वो पहाड़ को वापस लेके आना। बहुत खूबसूरती से बताया है। कितने कितने दिन ये लोग बिना शेव के, बिना खाने के, बिना पानी के, बिना नहाए कंटिन्यूसली चलते जा रहे थे, क्योंकि इनको हमें सेव करना था। और एक बड़ा अच्छा इंसिडेंस उसमें लिखा है, इन्होंने अपने जवानों को ये कहा कि तुम लोग अपनी शक्ल देखो, ओंठ फट चुके हैं, मुंह आपका जो है उस पर क्रैक्स आ चुके हैं। उन्होंने कहा सर आप भी देख लीजिए, क्योंकि शीशा तो किसी के पास नहीं था, सर भी उतने ही कंडीशन में थे जितनी कंडीशन में जवान थे। तो सर हम अब आते हैं 5465 पे। सर वो किस्से 5465 के जो आपकी यादों में, हमेशा आपके यादों में बसे हैं, और कैसे वो 5465 राजेंद्र पीक के नाम से जानी जाने लगी। मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा सर। सबसे पहले तो हम सबको फ़ख्र होना चाहिए कि हम लोग जम्मू हैं और जम्मू JNK के रहने वाले हैं, और डोगराज हैं, और डोगराज की शायद ब्लड में है बहादुरी। ठीक है, ये मेरे को ये अवार्ड मिल के मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी, सबको मौका मिले या ना मिले, लेकिन बहादुर होना डोगराज के ब्लड में है, ये मैं बड़ी मतलब है कि ठोक बजा के कह सकता हूँ इस स्टेटमेंट को। और जितनी भी लड़ाइयाँ जो हुई हैं इंडो पाकिस्तान की या इंडो चाइना की, उनका मेजर पोर्शन जो है 80% जो वार जो है वो JNK में लड़ी गई हैं, और आप सब, आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स ने ये सारी वार्स जो है विटनेस की हुई हैं, है ना, आप सब ने देखी हुई हैं। और करगिल लड़ाई एक ऐसी लड़ाई थी जो प्योर जो है वो JNK तक ही सीमित थी, इससे बाहर नहीं गई थी। अब मैं आऊँगा सर आपके क्वेश्चन पे, वो ये है कि कारगिल वार के दौरान जो मेरे को उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि
पाकिस्तान के साथ ही हमारी 71 वार हुई थी, लास्ट वार कारगिल से पहले, और उस वार ने मेरे को इतना मोटिवेट किया कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था। मैं 65 वार के दौरान पैदा हुआ हूँ, 71 में मैं मोटिवेट हुआ हूँ 71 वार के बाद, और कारगिल लड़ाई में मेरे को फिजिकली पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो इससे बड़ा ऑनर मेरे लिए कोई नहीं हो सकता था। और बटाली सेक्टर में हाईएस्ट पॉइंट है 5465, वो मेरी पलटन को टास्क दिया गया कि ये कैप्चर करना है, और उस पलटन ने फिर मेरे सीओ ने मेरे को चुना कि मैं अपनी टुकड़ी लेके जाऊं और पॉइंट 5465 को कैप्चर करूं। ये बहुत लंबी स्टोरी है, उसमें 2-3 घंटे निकल जाएंगे, लेकिन मैं शॉर्टकट में ये बताना चाहता हूं कि मेरे साथ जो है अहीर लड़के थे, जो रजांगला में भी आपको अगर याद हो तो वहाँ पर अहीरों ने बहुत जम के चाइनीज़ को लताड़ा था, और 120 चाइनीज़ ने 1500 चाइनीज़ को, 120 अहीरों ने 1500 चाइनीज़ को वहाँ पर मार के गिराया था, और खुद सारे के सारे सोल्जर वहाँ पर ही शहीद हो गए थे, एक भी वापस नहीं आया था। उनमें मेजर शैतान थे जो उनके कंपनी कमांडर थे, परमवीर चक्रा, ये कभी पढ़ना आप नेट पे तो आपको रजांगला की कहानी मिलेगी। तो यही लड़के मेरे साथ थे। तो जब मैंने उनको बोला कि 5465 लेना है, तो उन्होंने मेरे को और मोटिवेट कर दिया। वो बोले साहब आप सीओ को प्रॉमिस करके आगे हो लेने के लिए, तो अभी हम पीछे कैसे हटेंगे, लेके ही वापस हम जो है यूनिट को अपना मुंह दिखाएंगे, ठीक है। और ये 2-3 दिन के स्टेप बाय स्टेप वो वार हुई, और फाइनली जो है वी वर एबल टू कैप्चर 5465, वहाँ पर जाके तिरंगा लहराना और अपनी यूनिट के लिए जो है ये मतलब कि ग्लोरी हासिल करना। इससे बड़ा कोई उस टाइम पे, और कोई भी सोल्जर होता मेरी जगह और कोई भी टुकड़ी होती उसको फख्र होता ही इसके ऊपर कि उसने कारगिल जैसी वार में बटाली सेक्टर में वो करके दिखाया जिसकी उम्मीद की जाती थी। और जो आपका 5465 का पॉइंट है सर, वो मतलब है कि 5465 वाज दी हाईएस्ट पॉइंट इन बटाली सेक्टर। स्ट्रेटेजिकली इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि वहाँ से और बहुत कुछ किया जा सकता था। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि वो बटालियन का टास्क था, मेरी यूनिट का टास्क था कंप्लीट करना, और उसको ख़त्म करके इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री में इंडोर्स करवाना। और ये सबब अगर मेरे को मिला है तो लाजमी है फ़ख्र करना। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बढ़िया सर। सर कारगिल वॉर के साथ ही 2 बहुत इंटरेस्टिंग किस्से जुड़े हैं, और 5465 के साथ भी। हाँ, एक किस्सा सर बहुत फेमस है जो है कैडबरीज फ्रूट एंड नट चॉकलेट का। सर वो किस्सा क्या था, और उस किस्से को आप बताएं, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है और हमारे यूथ उससे बहुत ही, इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टोरी, यू मस्ट लिसन वेरी केयरफुली। ओके। बटाली सेक्टर बाय द वे मेन हाईवे से लगभग 40 किलोमीटर इनसाइड है, और जब ये वार चल रही थी ना तो सारा फोकस जो है वो द्रास और कारगिल में ही था। बटाली सेक्टर वाज जो उसको मतलब है कि उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी। हालांकि आर्मी वहाँ पे लड़ रही थी, लेकिन मीडिया वाले वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे थे, और बाकी मेन जो है टीवी पे सारा कवरेज जो है उसका नहीं आ रहा था। और वहाँ पर रसद, सप्लाईज, लॉजिस्टिक, ये सारी चीज़ें जो है सबसे लास्ट में पहुँचाई जा रही थी। सो खाने पीने की बहुत सारी दिक्कतें थी, वेदर वाज हॉस्टाइल, तो सारी तरह की जो परेशानियां हो सकती हैं जंग में, जो अचानक अगर आप जंग में लॉन्च कर दिए गए हों तो वो तो छोटा मोटा कहीं पे खाना बनता था, लेकिन छोटी छोटी टुकड़ियां जो है अलग जगह पे हैं और खाना एक जगह पे बन रहा है, तो वहाँ से वो खाना 1-2-3 लड़के जो है सोल्जर वो क्या करते थे कि बम जो है आटी का या मोटर का बम जो है उसका जो प्लास्टिक का कंटेनर होता था उसमें वो डाल के ले जाते थे। लेकिन जितनी दूर जाना होता था उस एल्टीट्यूड में, तो रास्ते में उनको भूख लगती थी, वो खुद ही खा लेते थे, आगे तक पहुंचता भी नहीं था। और जब पहुंचता था उसकी हालत ये हो चुकी होती थी कि उसकी जो एक्सप्लोजिव की स्मेल, प्लास्टिक की स्मेल, और आप एक आधी सूखी रोटी खा लोगे, दाल सब्जी आप नहीं यूज़ कर पाओगे, और दाल सब्जी होती भी थी नहीं होती थी ये वो। सो मेरे को जब 5203 पे पहुंचा, वहाँ पर एक 5 पैरा के ब्रिगेडियर कृपा हैं, अभी रिटायर हो गए हैं, उनको वीर चक्कर मिला था 5203 कैप्चर करने के लिए। तो मेरे को जाके 5203 उनसे हैंड ओवर करना था, टेक ओवर करना था और उनको रिलीज़ करना था, क्योंकि उनको कोई और टास्क मिल चुका था तब तक। अब क्या होता है कि मैंने उनको पूछा कि कुछ है आपके पास खाने के लिए,
तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जेब में से हाथ मारा और 2-3 जगह पे हाथ मार के तो 2-3 काजू, 2-3 किशमिश के दाने, पता नहीं एक बादाम, ऐसा वो निकाल के दिया। और फिर इधर जेब में हाथ डाला, कोट परका के जेब में, तो उसमें से एक फ्रूट एंड नट कैडबरी चॉकलेट जो था वो काफ़ी बड़ा, आजकल वो 150-200, वो कई बार जाता हूँ मैं मोनिका में जम्मू तो देख के ही होता है कि ये वही चॉकलेट है जो तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये तू रख ले आर के, मैं नीचे जा रहा हूँ तो शायद मेरे को कुछ ना कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। तो वो चॉकलेट मेरे पास कोई 15-18 दिन रहा, हम खा पी नहीं रहे थे, उसको बचा के रखा हुआ था कि कहीं लास्ट में जब दम निकलने वाला होगा और खाना नहीं मिलेगा तो उस टाइम पे इसको यूज़ करेंगे। अब लड़ाई के बीच में ऐसे हालात पैदा हुए कि हमारा और पाकिस्तान की आपस में जैसे वॉलीबॉल मैच होता है ना, ऐसे फायरिंग चल रही है। और फायरिंग के बीच में हमने उनके ऊपर इतनी फायरिंग डाल दी कि उनकी बहुत सारी कैजुअलिटी हो गई और उन्होंने वहाँ से वाइट फ्लैग दिखाया हमारे को। वाइट फ्लैग का मतलब होता है कि इन द मिडल ऑफ द वार आप ये बोलें कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, फायर बंद करो। तो ये एक नोल पॉइंट था, इस तरफ था 5465 जहाँ पर मैंने जाना था, और ये वो वाला एरिया था, वॉल एरिया, जहाँ पे मेरे मतलब के सारे वेपन लगे हुए थे। और नीचे डेड ग्राउंड था, बॉल जैसे होता है ना तो नीचे डेड ग्राउंड में जो है हम पहुंचे हुए थे। तो ये फायरिंग वगैरह शुरू हो गई। तो उसके बाद हमने बोला ठीक है, बातचीत करके देखते हैं क्या कहना चाहते हैं ये। तो उनका एक ऑफिसर था मेजर जावेद, तो 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का मेजर जावेद जो आया नीचे। बहुत लंबी स्टोरी है, बीच में वो नहीं आ रहा है, ये वो मेरी यूनिट वाले भी बोल रहे हैं कि नहीं मिलना है रेडियो सेट पे, कि किसी भी तरह से नहीं मिलना। मेरी यूनिट को ये खतरा था कि ये आगे जा रहा है तो वो इसको पकड़ के, तो अगर ले गए, किडनैप कर दिया इसको या इसको मार दिया या इसकी बॉडी नहीं मिली तो यूनिट की बेइज्जती होगी कि एक इंडियन आर्मी ऑफिसर को पकड़ के ले गए। और मेरे को ये था कि वो ऑफिसर भी ऊपर से नीचे आ रहा है तो डूबेंगे तो सनम लेके डूबेंगे, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, उसको भी नहीं छोड़ूंगा। सो ग्राउंड पे मैं था और मैं सिचुएशन जो है असेस कर सकता हूँ कि क्या है। तो जब हम मिले तो वो मतलब कि परेशान हो गया, रोना शुरू हो गया कि आपने इतनी ज़्यादा कैजुअलिटी कर दी हमारी, इतना फायर खोला है। खैर वो बातचीत हुई तो उसने मेरे से बोला कि मैं बैठ सकता हूँ, मैं बोला बैठो। तो सिगरेट विगरेट पी रहा था, वो डरा हुआ था। और जब हम जाने लगे तो उसने क्या किया कि चॉकलेट था मेरे पास, तो मैंने उसको वो चॉकलेट दे दी। मैं बोला ये ले जा अपने पास। यार जो भी है, एंड ऑफ द डे आपने रामायण भी देखी होगी, महाभारत भी देखी होगी, जब शाम को लड़ाई खत्म होती थी तो एक दूसरे के कैंप में जाके दुनिया पूछती थी कि भाई तू कैसा है, तू कैसा है, कितनी चोट लगी है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। एंड ऑफ द डे हम भी ह्यूमन बीइंग है। ही इज ऑल्सो ए सोल्जर एंड ही इज फाइटिंग फॉर हिज कंट्री ऑन द ऑर्डर्स ऑफ हिज गवर्नमेंट, है ना, उसकी अपनी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे वो भी एज ए सोल्जर। और ह्यूमन एंगल तो इंसान के बीच में से नहीं जाता। तो वो मैंने उसको दिया था, तो उसने बड़ी स्माइल देखी, बड़ा खुश होकर वो लेके गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि करेप्पा ने पता नहीं कहाँ से लिया होगा, उनके पास कहाँ से आया, उन्होंने मेरे को दे दिया। और पाकिस्तान की भी यही हालत थी, खाना पीना वहाँ पर भी नहीं था, मैंने उसको दे दिया। उस चॉकलेट का लास्ट में क्या हुआ होगा, किसने खाया होगा, किसी किस्मत में, बट वो देखो वो एक चॉकलेट बेचारा कितना घूमा है सब जगह पे। सो दैट इज़ द स्टोरी। और उसके बाद जाके हमने 0.5465 कैप्चर कर दिया था। जब तक वो ऊपर पहुंचता तब तक मैं और मेरी टुकड़ी जो है 5465 पे पहुंच गई। ये ना मतलब कि बाकी सब जगह पे लड़ाई लड़ रही थी, चल रही थी, हम उनको मार रहे थे, वो हमारे भी बहुत सारे लोग शहीद हुए, हमने सारी पोजीशंस भी वापस ले ली। लेकिन ये स्टोरी कुछ इस तरह की स्टोरी थी कि इन द मिडल ऑफ द वार जाके पाकिस्तानी से मिलना, अकेले जाके उससे हाथ मिलाना और फिर वो अपना टास्क भी पूरा कैप्चर करना। तो ये स्टोरी उस टाइम पे ना बड़ी हिट हुई थी, जैसे मतलब है कि यार ये कैसे हो सकता है कि इतनी लड़ाई, इतने लोग हमारे मर गए, इतने उनके मर गए और हम जाके वहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। बट इट वॉज द नीड ऑफ द आवर। और मेरे को अपना जो है ऑब्जेक्टिव उसको कैप्चर करने के लिए और उनकी रिक्वेस्ट पे, ये जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक भी अगर कोई फ्लैग दिखाता है वाइट और बोलता है कि मैं बातचीत करना चाहता हूं तो आप ना नहीं कर सकते। इट इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज। सर बहुत बढ़िया एक किस्सा था। तभी किसी ने ठीक ही कहा, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम।
कैडबरी चॉकलेट कहाँ करियप्पा साहब से निकल कर और कहाँ वे जावेद जी के पास पहुंची। तो ये स्टोरी सर बहुत ही, एक तो दो चीज़ें सर इंस्पिरेशन इसमें निकलती हैं। एक तो विश्वास, आपने ट्रस्ट किया कि ये वाला पर्टिकुलर मूव आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है और ऑब्जेक्टिव को अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरा खाली जितने भी यूथ हैं उनसे बस यही आग्रह है कि ट्रस्ट या विश्वास वो आपको किसी भी कार्य को संभव करने के लिए आपको तैयार कर सकता है। अपने पे विश्वास कीजिए। दूसरा मैसेज, ना खाना ना पानी, टफ टेरेन। कितने में आप में से कितने लोग हैं जो कारगिल गए हैं? कारगिल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी चलें, कारगिल उसके बाद लद्दाख में तो और बुरी हालत रहती है, लेह में, तो आपकी सांस फूलनी शुरू हो जाती है। और जो सर की यूनिट थी, सर की यूनिट मूव की है पालमपुर से और वो इमीडिएटली एक हाई ऑल्टीट्यूड पे पहुंच गई और उस हाई ऑल्टीट्यूड में रेस्ट करने का टाइम नहीं। तो हम हमेशा ढूंढते हैं कंफर्ट, हम हमेशा ढूंढते हैं एसी अगर बंद हो जाए, पसीने निकलने शुरू हो जाए, ना तो वहाँ पे एसी था, वहाँ पे खाली एक जज्बा था, देश। उस जज्बे को अगर हमेशा लेके चलेंगे तो हर चीज़ जो है हमारे लिए संभव हो सकती है। सर इसके साथ ही कारगिल का फिर से एक जो किस्सा है जो बहुत ही इमोशनल है। आप गाड़ीगढ़ से हैं जो जम्मू के समीप ही है, और कई लोग गाड़ीगढ़ से उस टाइम पे सामान भी जो है छोड़ने जा रहे थे कारगिल में। कुछ लोग आपको मिले जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, और उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि ये तो लड़ाई बहुत मुश्किल लग रही है और शायद आप इस लड़ाई से वापस आ पाएँ या ना आ पाएँ, तो आप एक घर के लिए चिट्ठी लिख दीजिए। सर बहुत इमोशनल मोमेंट होता है ऐसा कि जब बार बार आपने मना करने के बाद भी उन्होंने कहा ये चिट्ठी तो मैं लेके ही जाऊंगा मैम के लिए, तो आपने एक चिट्ठी लिखी और जिस चिट्ठी का में आपने ये लिखा कि शायद मैं इस लड़ाई में वापस नहीं आ सकूं और आप बच्चों का ख्याल रखें और सब चीज़ें जो आप लिख सकते थे। सर चिट्ठी लिखते टाइम क्या फैमिली के इमोशंस ज़्यादा भारी थे या देशभक्ति का जज्बा था जिसने ये कह दिया कि फैमिली वेट कर सकती है लेकिन देश नहीं? वो जज्बा क्या था सर उस समय चिट्ठी लिखते समय? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ कि मैंने वो चिट्ठी लिखी थी अपनी फैमिली को। उसका रीज़न बताता हूँ आपको कि हम हैदराबाद से पहुँचे जम्मू, और जम्मू में आगे ट्रक लगे हुए थे, और उन ट्रकों में ना एक दो तो मेरे क्लास फेलो ही थे और बहुत सारे लोग मेरे गांव के ही थे जो हमारे साथ गए। और जैसे ही हमने गुमरी से आगे द्रास से ऊपर जाना शुरू किया तो रास्ते में बहुत सारी हमारी आर्मी की डेड बॉडीज़ आ रही थी गाड़ियों में, उनके ऊपर ब्लैक फ्लैग लगे हुए थे। बाय द वे फौजी गाड़ी के ऊपर अगर काला झंडा लगाओ तो इसका मतलब ये है दैट व्हीकल इज़ कैरिंग डेड सोल्जर, या मतलब कि मार्टियर सोल्जर। सो वो मंजर जब वो देख रहे थे तो वो परेशान होकर चल रहे थे। फाइनली प्लेस कॉल्ड बुद्ध करबू, वो एक ट्रांजिट कैंप था कारगिल से 50 किलोमीटर आगे। तो वहाँ पर जाके जब उन्होंने मेरे को उतारा, और वहाँ पर भी बटालिक सेक्टर से कुछ डेड बॉडीज़ आ रखी थी, और उन्होंने किसी की कन्वर्सेशन वगैरह सुनी होगी, वहाँ के लोकल ड्राइवर वगैरह भी थे। तो जब वो जाने लगे तो वो आके मेरे पास रोना शुरू हो गया। मैं तो क्या इमोशनल था, वो सारे इमोशनल रखे हैं। और वो एक रणबीर करके सरदार जी था, वो मेरे को बोलता है कि राजू कोई रुक्का लिख के देगे। रुक्का मतलब कि कोई 2 लाइन लिख के दे दे, मैं तेरे घर जाके क्या बताऊंगा कि मैं तेरे को कहाँ छोड़ के आया हूँ। अब मैं बोला यार तू जाके कुछ ये सब कुछ क्यों बताना है तूने वहाँ पर, मैं कहाँ क्यों छोड़ के आया हूँ, और इतना टाइम नहीं है। वो सारे मेरे को वैसे पकड़ के तो हक करने लग गए कि बोला नहीं तू बता, लिख के दे कुछ ना कुछ। तो मेरे पास ना इतना सा वो छोटी सी डायरी थी, पॉकेट डायरी, उसमें से एक पेज पे मैंने लिखा वाइफ के लिए कि मैं बोला यार हो सकता है कि मैं वापस ना हूँ तो आप दोबारा मैरिज कर लेना। और मेरा बेटा था 1 साल का, सरफरोश जो आथर है इस बुक का भी, तो उसका ध्यान रखना, मस्ट टेक केयर ऑफ हिम, एंड बाकी यू आर यंग और सेटल होना है वापस। बस इतना सा मैंने उसको लिख के दिया। तो इसमें सर मेरे जो गांव वाले थे वो ज़्यादा इमोशनल हो रखे थे, और आर्मी ऑफिसर के लिए, आर्मी सोल्जर के लिए ना इमोशनल होना एज यू नो ये लग्जरी सबको नसीब नहीं होती है। अगर आप रो लेते हो, आंसू बहा लेते हो, इमोशनल होते हो, आर्मी ऑफिसर ये सब नहीं कर सकता अपने बंदों के सामने, अपने जवानों के सामने। अगर आप इमोशनल हो भी अंदर से तो आपको वो छुपाना पड़ेगा। यू कैन नॉट शो इट टू यूर मैन कि मैं डरा हुआ हूँ, मैं इमोशनल हूँ सर। तो मेरा तो इमोशनल होना या नहीं होना वो मायने नहीं रखता, बट मैंने अपनी वाइफ को इमोशनल किया था। आई रिग्रेट दैट कि होता ही है सर, घर पे चिट्ठी आई होगी तो, और मेरी फैमिली को ये था सर।
दिस इज दैट लेटर। लेकिन मैं ठीक ठाक हूँ, आपके सामने हूँ, कुछ नहीं जानूँ। वो लेटर बाय द वे मेरी वाइफ ने आज भी संभाल के रखा हुआ है पन्नों के बीच में। सर बहुत इमोशनल है। और सर आप इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर हैं। फॉर आवर यूथ सर को कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, उसके साथ ऑप्स प्रकार के भी और कई इन्होंने ऑपरेशंस किए हैं, 300 से अधिक, जैसे आरुषि ने बताया भी। उन सभी ऑपरेशंस के सर ने बहुत सफल तरीके से किया। सर इतने, और उसमें एक और बहुत चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जब राष्ट्रपति भवन में सर मेडल्स रिसीव करने गए, क्योंकि हमारे जो महामहिम हैं भारत के राष्ट्रपति, वो आपको मेडल से सुसज्जित करते हैं। जब मेडल लगने होते हैं तो उससे पहले एक यहाँ पे एक पिन जैसी लगती है जिसके ऊपर आप मेडल रेस्ट करता है। आपने देखा भी होगा टीवी पे, जब भी किसी को मेडल लगता है तो उसमें सबको वहाँ पे एक एक लग रही थी और सर को 2 पिन लग रही थी। एवरीवन वाज इंटरेस्टेड, ये ऐसे कौन से वीर हैं जिनको 2 वहाँ पे मेडल के लिए जगह बनाई जा रही है। सर पहले गए तो सर को 1 चक्र मिला, कीर्ति चक्र, और फिर सर का नाम दोबारा पुकारा गया शौर्य चक्र के लिए। और ये बहुत कम ऐसे लोग हैं, ही हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री फॉर जम्मू एज वेल एज फॉर आर्मी एज वेल एज फॉर इंडिया, कि जिनको एक ही जगह पे एक ही समय पे 2 चक्र मिले। सर जब भी आप इन कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल और अन्य मेडल्स को जब आप आज भी हाथ में लेते हैं तो भावनाएं क्या होती हैं? सर मैं दोबारा एक बात तो आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में ऐसा नहीं है कि मेरे पास अवार्ड हैं तो मैं ही शूरवीर हूँ या मैं ही हीरो हूँ। बहुत सारे अनसंग हीरो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत काम किए होंगे लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिला, उनको रिकग्नाइज नहीं कर सके। एक तो मेरी अपनी यूनिट के हैं कर्नल एक्सेस पिल्ले, जिनको मैं मतलब कि दिल से सैल्यूट करता हूँ कि उस जैसा हीरो बड़ा मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। ये जो आपने क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन का सर मैं आपको बताऊंगा कि मेरी पलटन जो है अशोका पलटन 22 ग्रेनेडियर ब्रेवर्स ऑफ द ब्रेव, शायद उतनी कुर्बानियाँ जो है J&K की धरती पे किसी ने नहीं दी जितनी मेरी यूनिट ने दी है। ठीक है, और जितने भी ये अवार्ड है मेरे, ऑल दिस अवार्ड्स आर डेडिकेटेड टू ऑल दोज मार्टियर्स जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा सर कि असम राइफल में और ये UN मिशन में, या ये मतलब कि अगर आपने बुक पढ़ी है तो बुक में आपको ये लगेगा कि ये सारे अवार्ड मेरे को नॉर्थ ईस्ट में मिले हैं, बट इट इज़ ए प्रोसेस सर। बहुत सारे मेरे मिस भी हुए होंगे जो नहीं मिले, बहुत सारी साइटेशन, करगिल में भी मेरी साइटेशन गई थी, मणिपुर में मेरी अशोक चक्र की भी साइटेशन गई है, विशिष्ट सेवा मेडल की भी साइटेशन गई है। तो मैं वापस मतलब कि उसी पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये 3 अवार्ड मेरे पास हैं तो बाकी इंडियन आर्मी जो है जिनके पास नहीं है तो वो शूरवीर नहीं है। और ये नाम जो है इस बुक का जो दिया गया है शूरवीर, वो नाम जो है पेंगुइन ने इसको दिया है क्योंकि वो इसका नाम ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव देना चाहते थे, स्टोरी ऑफ RK शर्मा। बीच में जनरल दुआ है एक, उन्होंने भी अपने एक डोगरा जो है चुनीलाल खजूरिया के ऊपर बुक लिखी है, वो डोडा के हैं, उनके ऊपर बुक लिखी है, तो उसको ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव नाम दे दिया। तो पेंगुइन ने बोला कि ये जब नेट पे या उस पर चेक करेंगे तो क्राइसिस हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव की जगह हम शूरवीर नाम देना चाहते हैं इसको। तो ये थी सर इसकी स्टोरी। और एक आपने और पॉइंट किया है सर, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना। आप जब इन मेडल्स को आज भी पकड़ते हैं हाँ। तो भावनाएं क्या होती हैं सर? सर आई फील प्राउड कि किसी ने रिकॉग्नाइज किया था मेरे को, ये तो है, बट दीज मेडल्स वर टीम एफर्ट, इट इज़ नॉट मी ओनली, ऑल दोज हु वर वर्किंग विद मी। लड़ाई में मेरे आगे भी लोग चल रहे थे, मेरे पीछे भी लोग चल रहे थे और हम एज ए टीम लड़ रहे थे। और मैं आपके इसी प्लेटफॉर्म से ये भी बताना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट का जो मेरा टेन्योर है, जब मेरे को ये सारे अवार्ड मिले हैं उसमें वी वर एबल टू एप्रीहेंड 300 लोगों को हम जिंदा पकड़ पाए थे। वी न्यूट्रलाइज 44 मतलब कि 44 मिलिटेंट को हमने ख़त्म किया। 93 जो है हमने वेपन रिकवर किए और मेरी कंपनी को जो है वो 48 अवार्ड मिले जो नॉर्थ ईस्ट में
अभी भी एक रिकॉर्ड है किसी अपनी कंपनी द्वारा, और उन 48 अवार्ड में से ये 3 अवार्ड मेरे को मिले थे। बहुत बढ़िया। सर वैसे नॉर्थ ईस्ट में तो आपका लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है और आपकी अटैचमेंट भी नॉर्थ ईस्ट के साथ काफ़ी है, और फॉर जो हमारे यहाँ पे यूथ हैं, सर की इतनी अटैचमेंट है, सर को मना किया गया है कि आपने मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे नहीं जाना, लेकिन ये कोई भी फंक्शन नॉर्थ ईस्ट में होता है पूरी ट्राई करते और जाते भी हैं कि अपने लोगों से जिनके साथ इन्होंने काफ़ी समय वहाँ पे बिताया है, उनके हर दुख और सुख के अंदर भागीदार बने। आपने सर की जब भी सर मेडल के बारे में बात करते हैं, ही टॉक्स अबाउट टीम, और ये हिंदुस्तान की एक फौज को एक डिफरेंट बनाती है कि आप इंडिविजुअल किसी चीज़ का श्रेय नहीं लेते, आप श्रेय लेते हैं टीम का। हर टीम जो होती है उसमें एक स्टार नहीं होता, स्टार टीम हो तभी जाके आप बुलंदियों को छू सकते हो, जो आज सर के इस सभी वाक्यों से ये निकल कर आया है। सर बिफोर वी गो टू योर अदर ऑपरेशंस, वी विल टॉक अबाउट बुक इन ब्रीफ। शूरवीर किताब सर लिखी सर फिरोश और सर्वश्रेष्ठ ने, दोनों ने बहुत रिसर्च की, और मैं इनकरेज करता हूँ कि आप भी इस किताब को ज़रूर पढ़िए। बहुत मोटिवेशन देगी आपको ये किताब, और बहुत डिफरेंट जगह पे जाके इन दोनों ने लोगों से इंटरव्यूज़ लिए जो सर के साथ थे, सर के ऑफिसर्स थे, सर की टीम थी उसमें। सर जब ये किताब आपने देखी, क्योंकि आपको भी सरप्राइज़ मिला था, इन दोनों ने किताब प्रिंट करवा के आपको सरप्राइज़ दिया था, उस समय आपकी फीलिंग एक प्राउड फादर की थी या प्राउड सोल्जर की, या फ्यूजन ऑफ बोथ? नहीं, इसमें तो फ़ख्र तो है ही अपने बेटों पे, लेकिन इट वाज बोथ। और एक्चुअली दे गिव मी सरप्राइज, ये छोटे क्रेडिट गोज टू हिम ओनली। ये 10th में था, तो जो इसने मेरे को कहानी बताई है 10th में तो था ये, तो ये गहराया स्कूल से, ये APS कालूचक में पढ़ता था, आया तो उस दिन कारगिल विजय दिवस था और वहाँ पर भी कोई फंक्शन रहा होगा, और इसके साथ कुछ और बच्चे भी थे, और मेरे को आई वॉज कमांडिंग NCC बटालियन गांधीनगर। तो गांधीनगर से जो है वुमेन कॉलेज, उस वुमेन कॉलेज के जो NCC के बच्चे थे, उन्होंने मेरे को एक कार्ड, हैंड में रिटन कार्ड बना के दिया था, प्रेजेंट किया था कि कारगिल हीरो वगैरह पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था उस पर। तो इसने आके कार्ड देखा, तो बाकी बच्चे सारे इसको बोलना शुरू हो गए कि यार तेरा फादर देख कितना बड़ा हीरो है, तो ये है वो है। तो उस दिन इसने डिसीज़न लिया कि मैं किताब लिखूँगा। अभी इसकी एज वो थी कि ये किसी से भी बात करे, या तो वो लाइटली ले लें, और या वो पैसे इतने बताएं जो इसको सोच भी नहीं सकता, 2 लाख 1.5 लाख, मतलब कि इसके बजट में ही नहीं है। एंड मीन टाइम ही वांट्स टू कीप इट सीक्रेट। तो इसकी बात नहीं बन रही थी, 12th कर ली, ये कॉलेज पहुंच गया दिल्ली में, और दिल्ली में जाने के बाद क्या होता है कि मेरी रिटायरमेंट डेट आने वाली थी, तो उस टाइम पे थोड़ी सी इसने इधर उधर रिसर्च की, और इसने फिर इनिशिएटिव लिया कि मैं खुद ही लिखता हूँ। और मैं सोच भी नहीं सकता जो इसने, मतलब है कि जयपुर जोधपुर से शुरू किया कि पूरे मेरे जितने भी आर्मी ऑफिसर थे, मेरे बॉसेस, मेरे यूनिट वाले, मेरे जो साथ वाले जवान, उन सब के पास जा के तो मेरे बारे में पूछा। इसमें कुछ भी इसने मेरे से पूछ के नहीं लिखा हुआ है, ये उन लोगों ने बताई हुई कहानी है जो कुछ भी शूरवीर में है। और फिर ये फाइनली चंडीगढ़ पहुंचा, और चंडीगढ़ से जब जम्मू आया तो जम्मू में अपने ब्रदर से डिस्कस किया कि यार ऐसे ऐसे है, क्या करूं? तो उसने बोला कि चल मैं भी जुड़ता हूं तेरे साथ और करते हैं। देन दे वेंट टू नॉर्थ ईस्ट आल्सो, मणिपुर में जाके मेरी यूनिट वालों से, उन लोगों से बातचीत करके, एंड फाइनली दे मेड दिस बुक। और लास्ट में किसी ने इनको बोला कि यार जिसके ऊपर लिख रहे हो उससे भी तो पूछ लो। सो देन आई केम इन द पिक्चर की बुक लिखी जा रही है, एंड ट्रूली प्राउड। थैंक यू। सर अब आते हैं हिंदुस्तान से चल के जो आपको असाइनमेंट मिली थी जो UN पीस कीपिंग की कॉन्गो में। कॉन्गो का भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका ज़रूर रहा होगा वो टेन्योर। सर कॉन्गो के बारे में कोई ऐसा किस्सा जो UN पीस कीपिंग फोर्स में एज ए इंडियन ऑफिसर जब आप गए, जो आप शेयर करना चाहते हैं युवाओं से? बहुत सारे किस्से हैं सर वहाँ के। यस, 2005 में कारगिल वार के बाद हमारे को मौका मिला था अंडर UN फ्लैग, और मेरी यूनिट जो है 22 ग्रेनेडियर्स, इसको आउट ऑफ टर्न वहाँ पर भेजा गया था, एंड वी वर द फर्स्ट बटालियन टू रीच देयर कांगो में। और कांगो में सिविल वार चल रही थी,
और ह्यूमन लाइफ की वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिख रही थी। पूरा वर्ल्ड उस टाइम पे मज़े कर रहा था, मॉल आ गए थे, इंटरनेट आ गया था, अच्छे कैमरे आ गए थे, मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल हो गया था। और वहाँ पर कांगो में लोग जो है 5-5 दिन के भूखे हैं, जंगलों में छुपे हुए हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। और सर्वाइवल ये था कि एक दूसरे को मार के भी खाने तक इस तरह से अपना पेट भरा जाता था। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जाने के बाद कोई भी वहाँ पर जाएगा इंडियन, तो वहाँ पर जाके तो सबसे पहले आपके मन से एक यही आवाज़ निकलती है कि यार हम कितने लकी लोग हैं जो इंडिया जैसी कंट्री में पैदा हो रखे हैं। वहाँ पर वहाँ पर उनको देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस कंडीशन में दुनिया रहती है, इतनी बुरी हालत है। और एज ए सोल्जर क्या, एज ए गुड ह्यूमन बीइंग सबको इस तरह से होना चाहिए कि मैं थोड़ा सा उनको देख के मेरे को तरस आता था। हालांकि जितने भी मैंडेट के हिसाब से, चार्टर के हिसाब से यूएन के, वी वर नॉट सपोज टू किसी को हेल्प करना किसी भी तरह की, किसी को अपनी गाड़ी में बैठाना, लिफ्ट देना या कुछ भी किसी भी तरह से। और हेल्प करने के लिए आपको ये सारे बैरियर तोड़ के ही कर सकते थे। तो मेरे साथ बहुत बार ऐसे हुए। एक बार तो क्या हुआ कि एक आर्मी के कैंप में गया था मैं, कांगोली आर्मी का कैंप था वो। और वहाँ पे क्या होता है कि गेट पे जो सेंट्री खड़ा था वो रोना शुरू हो गया, मेरे पाँव में लेट गया कि मेरी वाइफ जो है शी इज़ ऑन डेथ बेड और मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही है, तो आप अंदर जा रहे हो हमारे कमांडेंट के पास और उससे बात करो कि मेरे को कुछ दिन की छुट्टी मिल जाए, नहीं तो वो मर जाएगी। तो मैं बोला ठीक है यार, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैंने अंदर जाके कमांडेंट को बोला तो वो कमांडेंट कालू वो मेरे को बोलता है कि बोला नो 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 मेजर, यू विल नॉट टॉक लाइक दिस, डोंट इंटरफेयर इन आवर पर्सनल मैटर्स, यू टेल मी फॉर व्हाट यू आर हियर। तो मैं बोला यार बड़ा र्यूड है। चलो मैं बाहर आके मैंने उस सोल्जर को बोला कि यार मैं तेरे को छुट्टी तो नहीं दिलवा सकता हूँ, बट आई प्रॉमिस दैट आई विल सेव योर वाइफ। और ये करने के बाद मेरे को अपने उस पे था कि मैं अपने सीओ से बात करूंगा तो ही विल हेल्प मी। तो मैंने रेडियो सेट पे उनको सीओ को पास किया कि सर एक कांगोली सोल्जर की लेडी है और उसको जॉन्डिस हो रखा है और पिछले 1 महीने से टेंट में अकेली पड़ी हुई है, उसके पास कोई नहीं जा रहा है, तो उसकी ट्रीटमेंट करवानी है, तो मैं उसको लेके आऊँ। तो मेरे सीओ ने बोला कि यार एज़ पर चार्टर तेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा, यू कैन नॉट गो आउट ऑफ वे, और फौजी गाड़ी में तो तू बिठा ही नहीं सकता है यूएन की गाड़ी में, और रास्ते में अगर उसको कुछ हो गया तो तेरे को यही बोलेंगे कि तुम्हारे साथ मरी है तो नो क्लेम, तो तू अपने आप को इस झंझट में क्यों डाल रहा है। हम ऐसे करेंगे कि एक सेंट्रल ऑर्गेनाइज मेडिकल कैंप लगाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पर जिस चीज़ को ट्रीटमेंट चाहिए होगी तो वो देंगे, एंड यू इमीडिएटली कम बैक टू यूनिट। तो मैं बोला नहीं यार, ये तो मैंने एक सोल्जर से प्रॉमिस किया है और उसकी वाइफ किसी की जान जाने वाली है, और मैं सिर्फ चार्टर देख के किसी की जान ना बचाऊँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया कि अपने बंदों को बोला रेडियो सेट, मेरे को ये था कि कोई लीक ना कर दे कि मैं उनके कैंप की तरफ जा रहा हूँ। तो वहाँ पर सारे कांगोली सोल्जर की फैमिलीज रहती थी, लेकिन क्या पावर्टी, फटे हुए टेंट, कुछ नहीं। और जिस टेंट में वो रह रही है अकेली रह रही है, उसकी आंखें इतनी इतनी बाहर आ रखी हैं, वही उसकी लेबोरेटरी भी है, लैट्रिन पेशाब सब कुछ, कपड़ों में जो कुछ भी वो पहनते हैं, और इतनी ज़्यादा मतलब कि स्टिंकिंग, अंदर कोई जा नहीं सकता। तो मेरे को लगा कि ये तो कोई जाएगा नहीं अंदर। तो सबसे पहले मैं अंदर गया, अंदर जाके उसको उठाया, अपने बंदों को बोला कि तुम भी आओ। अभी कोई हाथ लगाने को तो आसानी से नहीं तैयार होता है, तो उसको मैंने गाड़ी में, और मेरे को पता है कि जब तक मैं बेनी हॉस्पिटल तक पहुँचता तब तक लगभग मेरे बंदे बेहोश हो गए थे कि यार इतनी बुरी स्मेल आ रही है। सो मैंने आके फटाफट डॉक्टरों के हवाले किया। डॉक्टर तो पहले तो उसको लेके वो नहलाया धुलाया, उसको वापस उसको रैप करके बेडशीट वगैरह में लेके आए अंदर, और उसके बाद मेरे पास $50-60 पड़े हुए थे। तो मैंने डॉक्टर को बोले कि ये हैं डॉलर, कुछ उसने मेरे को मेडिसिन लिख के दी फटाफट कि ये लेके आओ बाज़ार से। तो मैंने पैसे बाकियों से इकट्ठे करके $, तो वो जाके सामान लेके आया, और जो कुछ भी था मेरे पास मैंने सारा कुछ उसको डॉक्टर को दिया, और अपना फ़ोन नंबर दे दिया उसको कि कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो आपने ये करना है कि मेरे को बताना है, कॉल करना है, आई विल गिव, इसको बचाना है। तो मैं 5-4 दिन वहाँ पर रहा, और उसके बाद 5-4 दिन तक तो वो बोले वी कैन नॉट से एनीथिंग। 6ठे दिन उन्होंने मेरे को बोला कि शी मे सर्वाइव,
और फिर मैं वहाँ से 200 किलोमीटर दूर दूसरी जगह पे चला गया, बट आई वॉज इन टच विद द डॉक्टर्स। तो क्या होता है कि 1 महीने के बाद वो और उसकी वाइफ 200 किलोमीटर दूर, आप मानोगे, कहीं पे उन्होंने थोड़ी बहुत लिफ्ट ली होगी और बाकी ये मोटरेबल नहीं था, और पैदल चल के वो कैंप में मेरे को थैंक यू बोलने के लिए आए कि मेजर माय वाइफ इज। अगर आपको लगता है कि सोल्जर जो है ये सिर्फ लड़ाई करने के लिए या मारने के लिए होते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने जो कुछ भी आपको ऑपरेशन की अचीवमेंट बताई है, उसके अलावा जिनके ऊपर मैं पर्सनली फ़ख्र करता हूँ वो ये है कि मैंने कम से कम भी नॉर्थ ईस्ट में ना 60-70 ऐसे बच्चे हैं जिनको मिलिटेंट बनने से रोका है, उनकी फैमिलीज़ को जाके बोला है, और वो खुद मेरे को कॉल करके बताती थी कि मेरा लड़का 3 महीने से गायब था, शायद ये मिलिटेंट के पास गया हुआ था, इसको संभालो। मैंने वहाँ से पेरेंट्स को बोल के पर्सनली मदद करके, जो मेरे को इंट की मनी पैसे मिलते थे सोर्स बनाने के वगैरह के, वो पैसे अपनी जेब से भी देके लोगों को मणिपुर से बाहर निकाला कि जाके बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली में पढ़ो, यहाँ पर नहीं रहना है। हमारा एम ये होना चाहिए कि क्राइम जो है ना हो, गलत लाइन पे ना जाएं बच्चे, इंडियन है इंडियन बन के रहें, मिलिटेंट ना बने, उसके ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए, ना कि मौका मिला है और मैं गन उठा के किसी को बस मार के ख़त्म करूँ। दैट शुड नॉट बी दी एम। तो मैं तो पर्सनली इस पर बिलीव करता हूँ। सर बहुत मोटिवेटिंग है, और एक सोल्जर और एक अच्छा इंसान, ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हो सकती, उसका फ्यूजन होगा तभी जाकर एक अच्छा सोल्जर। और आप सर इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। अभी सर ने इतने सारे कॉन्गो के किस्सों में एक किस्सा नहीं बताया कि एक सर के पास एक व्यक्ति आया, वो कहता मैं पढ़ना चाहता हूँ, सब ने मना किया, सर आप इसको अपने कपड़े और $50-60 क्यों दे रहे हैं, बट एज ए गुड ह्यूमन इन्होंने उसको पैसे दिए सबके मना करने के बाद भी, और स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं हुई। वो थोड़ी देर के बाद फिर वापस आया, कहता कि वो मेरे पैसे रास्ते में किसी ने छीन लिए हैं, बिकॉज वहाँ पे जैसे सर ने बताया सिविल अनरेस्ट है। कोई और व्यक्ति होता वो क्या करता कि इमीडिएटली कहता कि भाई मैं तेरे को अभी तो पैसे दिए, दोबारा कहाँ से दूँ। ये उसको साथ लेके गए और उसकी एडमिशन एक स्कूल या कॉलेज में अपनी तरफ से करवाई। और एक अच्छे सोल्जर के साथ सर एक अच्छे इंसान भी हैं। दैट इज़ वाई ये हर जगह पे एक मिसाल है। सर अब कॉन्गो से वापस हम पहुंच जाते हैं नॉर्थ ईस्ट, जो आपकी काफ़ी समय तक कर्म भूमि रही। 100 से अधिक उसने आपने वहाँ पे ऑपरेशंस किए। जैसे आपने बताया कई बच्चों को आपने मिलिटेंसी की राह में जाने से रोक के उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आए। कई इनकाउंटर्स हुए, बारिश थी। नॉर्थ ईस्ट एक अलग ही दुनिया है, नॉर्थ ईस्ट की टेरेन अलग है, और नॉर्थ ईस्ट में काम करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज कहीं ना कहीं गुरिल्ला वॉरफेयर सब चीज़ों के बीच में ये सब चलता रहता है। वहाँ पे एक मोमेंट सर ऐसा है जब आपको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स आनी शुरू हो गई ऑन योर लाइफ। सर उस किस्से को अगर आप शेयर करना चाहें। डेफिनेटली। बोर तो नहीं हो रहे हो आप? हाँ, ये ऐसे हुआ था कि मैं पहले 32 असम राइफल में था, और वहाँ पर मेरे को कीर्ति चक्कर और शौर्य चक्कर मिल चुके थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये 32 असम राइफल जो है वहाँ से निकल के पीस स्टेशन में जा रही थी, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर से एक चिट्ठी आई कि इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेजर RK शर्मा इज रिटेन्ड विद द रिलीविंग बटालियन, मतलब उसकी जगह जो दूसरी यूनिट आ रही है मेरे को उसमें रखा जाएगा। और मैं वहाँ पर, मतलब है कि मेरा इंटरनेटवर्क अच्छा था, काम बहुत अच्छे थे, लोकल भी चाहते थे, तो दूसरा नई वाली यूनिट है उसको गाइड करने के लिए भी कोई चाहिए था, तो इसके लिए मेरे को वहाँ पर रखा गया। अब क्या होता है कि 19 जनवरी को मेरी जो यूनिट जिसके साथ मैंने सारा कुछ किया था वो पीस स्टेशन के लिए चला गई, और ये 28 असम राइफल जो है वहाँ पे आ गई। और मैं भी थोड़ा सा अपसेट था कि मैं जिन बंदों के साथ लड़ा हूँ, जितना काम किया है, वो तो ठीक जगह पे चले गए और मेरे को अकेले यहाँ पर छोड़ गए। और मैं भी परेशान, वो भी परेशान कि हम अपने ऑफिसर को इस नई यूनिट के साथ छोड़ के जा रहे हैं। इसी बीच में क्या हुआ कि 19 जनवरी की ये बात है, 23 जनवरी को मिलिटेंट्स का एक CO था कोबरा टास्क फोर्स का, उसने मेरे को एक चिट्ठी भेजी, और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि सॉरी टू इन्फॉर्म यू मेजर RK शर्मा दैट योर नेम हैज़ बीन डिलीटेड
from existing human being list. You are a good man, but we don't have any other option. इसका मतलब ये था कि आपका मतलब कि नाम काट दिया गया, मारने की थ्रेट थी बिल्कुल कि तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले भी मेरे को बहुत सारी थ्रेट आती रहती थी, मेरे को हायर हेडक्वार्टर बताते रहते थे कि तेरे को वहाँ पर एम्बुश कर सकते हैं, तेरे को वहाँ पर फायर कर सकते हैं। बट ये चिट्ठी जो है इट वाज नाउ 1-to-1। पहले ये था आर्मी और मिलिटेंट के बीच में, अभी ये हो गया RK शर्मा और मिलिटेंट के बीच में, तो 1-to-1। तो इट वाज मतलब चैलेंजिंग। और मेरी थ्रू आउट सर्विस में ये रहा है कि मैं चैलेंज बड़े अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इनफैक्ट आई चैलेंज दी चैलेंजेस। ठीक है, मैं चैलेंज को ही चैलेंज करता हूँ। ये जब मैं उस पर आ गया तो अब क्या किया कि मैंने ढूंढना शुरू कर दिया कि अगर मैं उस इंडिविजुअल को नहीं ढूंढूंगा तो वो मेरे नज़दीक आएगा। और जो नई यूनिट आई है, इन बंदों ने यहाँ पर बेचारों ने कुछ किया भी नहीं है और मेरे साथ कहीं पे ये भी रगड़े जाएंगे। सो बहुत मतलब है कि उसको मैंने ढूंढने की कोशिश की। वो फेमस डायलॉग है, जिसके पास भी मैं जाकर बोलूँ कि वो कोबरा टास्क का CEO चाहिए मेरे को, तो वो मेरे को बोले कि तुम जैसे शोले में संजीव कुमार गब्बर सिंह मांगता है, ऐसे आप कोबरा टास्क फोर्स का CEO बोल रहे हो। तो वो कोई इतना छोटा मोटा आदमी नहीं है, पता नहीं बैंकॉक में बैठा है, बर्मा में बैठा है, कोई पता नहीं है उसका, एंड इज अ बिग मैन। खैर, एक हफ्ते के बाद एग्जैक्टली आफ्टर 1 वीक 1 फरवरी को मेरे को खबर लगी कि वो कहीं पे बैठा हुआ है अपने 2-3 साथियों के साथ। और मैंने फटाफट अपनी प्लानिंग बनाई, और लड़के नए थे तो मैंने ये सोच लिया कि इसको न्यूट्रलाइज मैं ही करूँगा, क्योंकि इसने चैलेंज मेरे को कर रखा है। और मैंने बंदों को मतलब कि वो एरिया कार्डन करने के लिए बोल दिया, और साथ में ये बोल दिया कि फायर कोई नहीं करेगा, फायर करेगा तो मैं करूँगा, और आपके फायर की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद आपको बताऊँगा कि फायर करो। और जब जाके मैं पोजीशन लेके बैठा हुआ, और मेरा सोर्स जिसने मेरे को इन्फॉर्म किया था वो भी मेरे साथ है, तो एक पेड़ के पीछे हम एम लेके मैं अभी आगे की तजवीज़ बना ही रहा था कि कैसे कैसे करके मैं क्रॉल करके जाऊंगा। तो इतने में ऊपर से कहीं से फायर आती है ना, जैसे स्नेक क्रॉल करता है, तो मैं बिल्कुल पेड़ छोड़ के बाहर आ गया। अभी सडनली एक आदमी मेरे सामने अपीयर होता है, AK-47 पकड़ी हुई, और मेरे को देख के तो ही वॉज शॉक्ड कि ये कैसे। जब तक वो शॉक से बाहर आता ना, 2-3 सेकंड 4 सेकंड उसको लगते, तब तक मेरी जो AK-47 है वो अपना काम कर चुकी थी, एंड ही वाज डाइड देयर। उसके पीछे एक और भाग रहा था। जब उसने देखा कि यहाँ पर फायर शुरू हो गया आगे मेरा, और मैंने जो उसके ऊपर फायर किया है, तो वो गन पीछे करके तो दूसरी डायरेक्शन में फायर करता करता भाग रहा था। तो उसको भी मैंने भाग के चेज करके तो उसको भी एलिमिनेट कर दिया। इस तरह से मैंने उस आदमी को जिसने मेरे को चिट्ठी लिखी थी, विद इन वीक उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया था, और उसके लिए मेरे को सेना मेडल मिला था। और ये ऑपरेशन मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ मैं। वुंड मेडल के बाद अगर कोई आता है तो वो ये है कि जिसने मेरे को चैलेंज किया था, मैं उसी को मतलब कि वापस न्यूट्रलाइज कर सका हूँ। बहुत बढ़िया। सर, फौज में ना टाइमिंग, ना वीकेंड, ना एक्सक्यूजेस। फौज में क्योंकि आप देश की रक्षा कर रहे हैं, बहुत डिबेट चलती है सर आजकल टीवी में, इंटरनेट पे। कोई कह रहा है जी हफ्ते में 70 घंटे काम होना चाहिए, कोई कह रहा है 50 घंटे। मैं एक आपका इंस्टेंस पढ़ रहा था कि जैकअप कर दी सारी गाड़ियाँ और पैदल चलने का काफ़ी देर करना पड़ा। 72 किलोमीटर्स आपने एक दिन में वॉक किया जस्ट टू गो फॉर द ऑर्डर्स। अगर फौज भी ये कहना शुरू कर दे कि मैं तो 50 घंटे से ऊपर काम नहीं करूंगा, बाकी टाइम आप अपनी रक्षा खुद कर लीजिए, तो देश कहाँ जाएगा हम सब खुद सोच सकते हैं। आपका क्या मैसेज रहेगा सर आज के यूथ के लिए ऑन वर्क लाइफ बैलेंस, ऑन टाइमिंग? नहीं, आज के यूथ को तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत एनर्जेटिक हैं, और ये तो सारे 98-99% वाले हैं सर। हम मैं उससे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैं 2017 की बात है, मेरी पोस्टिंग आई जम्मू NCC यूनिट में, गर्ल्स बटालियन NCC यूनिट। तो लगभग 5 डिस्ट्रिक्ट में कवर कर रहा था, और 52 इंस्टीट्यूट थे मेरे पास जिनकी NCC में देख रहा था। और मैं अपनी तरफ से तैयार होकर आया था कि मैं वहाँ जाके
बच्चों को मोटिवेट करूँगा, सुधारूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। और जब मैं उनके साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया तो एंड ऑफ द डे मेरे को ये होता था कि मैं उनसे कुछ सीख के वापस आया हूँ आज। तो आज के यूथ में वो पावर है, आप किसी भी तरह से अपने आप को कम मत आंकना। बाकी जो आपने बताया सर कि ये 50 आवर्स और 70 आवर्स वाला जो आदमी घंटे गिन के काम करता है ना, तो ही इज़ इन रॉन्ग प्रोफेशन। वो ज्यादती कर रहा है, जो अपने काम से खुश नहीं है। वो अपने परिवार के साथ खुश नहीं रह सकता, वो अपने आप से खुश नहीं है, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है उसका भी भला नहीं कर रहा, और देश का तो किसी भी तरह से भला नहीं कर रहा। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आइडेंटिफाई कि आप कहाँ पे अच्छा कर सकते हो, और जिस काम के पीछे लगते हो फिर उसमें अपना नाम बनाओ। मेरे फादर एक बात बोला करते थे कि यू बिकम ए कॉबलर, मोची बन तुम, लेकिन फिर उस एरिया में कोई दूसरा मोची जो है उसके पास कोई नहीं जाना चाहिए। सो मेरे ख्याल में इट फिट्स टू एवरीबॉडी कि जिस काम को आप कर रहे हो और उसको आप इंजॉय नहीं कर रहे हो, तो फिर मैंने तो आर्मी बहुत इंजॉय किया है, मेरे को कभी डर नहीं लगा, मेरे को लगा होगा तो मैंने कभी देखने नहीं दिया, मैंने कभी ना नहीं की है कि मैं इस ऑपरेशन के लिए नहीं जाऊंगा। और मेरी फैमिली में जितने भी लोग मरे हैं या जिनकी शादियां हुई हैं, अगर मेरा वहाँ पर रहना ज़रूरी था और मेरी प्रायोरिटी होती, मेरे को ऑपरेशन में जाना था या मेरे बगैर अगर यूनिट का काम नहीं चल सकता था, मैंने छुट्टी नहीं मांगी है कभी। सो वो एक हम बचपन में बताया करते थे कि बिना कीर्ति यश कहाँ। अगर यश प्राप्त करना है ना, अपना नाम कमाना है, तो फिर कर्म तो करने पड़ेंगे, है ना। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही सुंदर मैसेज। और जैसे आपने कहा, हमारे माइट के बच्चे बहुत एनर्जेटिक और बहुत ही प्लानिंग और बहुत अच्छे तरीके से ये अपने को प्रेजेंट करते हैं और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखते हैं, और ये हमारे लिए एसेट्स हैं। लेकिन सर, यूथ को आज जेन जी जो है, काफ़ी वर्ड जो है काफ़ी लोग उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, जबकि हमेशा जेन जी कहता हूँ ये हमारे लिए फ्यूचर है, ये और हमारे लिए एनर्जी का एक सोर्स है, क्यों इनके बिना हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। सर, काफ़ी बच्चे इस बारे में क्वेश्चन कई बार करते हैं कि कंडीशंस अनुरूप नहीं हैं, मुझे एक आइडियल कंडीशन चाहिए तभी मैं ये काम कर सकता हूँ। तो सर, मेरा बच्चों के लिए इनकी तरफ से ही क्वेश्चन, और अगर आप इसका जवाब दें, सपने तब पूरे होते हैं जब जुनून हो, या सपने तब पूरे हों जब कंडीशन आपके हिसाब की हो? और ये हमारे आज के सेशन का सर आखिरी क्वेश्चन है। ओके, नहीं, कंडीशंस तो आप कोई भी जो जॉब चुनो या किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे, हमेशा आपको मतलब कि माहौल कंड्यूसिव नहीं मिलेगा। मैं आपको एक स्टोरी सुना सकता हूँ प्लीज़ 2 मिनट के लिए। हमारे को बचपन में किसी ने सुनाई थी, तो आपके क्वेश्चन से वो मेरे को याद आ रही है कि हिटलर का नाम सुना है किसी ने? तो हिटलर जो जिस तरह का भी था वो, लेकिन वो अपने यूथ डेज में कहीं पे जा रहा था, तो उसको रास्ते में ना एक पामिस्ट मिल गया, जो हस्तरेखा देखते हैं ना, हाथों की लकीरें देखते हैं, वो मिल गया। और उसको बोलता है कि बोला यार मेरी भी देख, मैं जर्मन पे रूल करना चाहता हूँ, तो मेरी हथेली देख। तो उसने देख के, पामिस्ट ने क्या किया, देख के तो बोला नहीं, जो राज रेखा होती है, जो मतलब रूल करने के लिए जो लाइन होती है, वो तो है ही नहीं तेरे हाथ में, तो यू कैन नॉट बिकम ए रूलर ऑफ जर्मन। तो 1 मिनट तक सोचता रहा, फिर उसको बोलता है कि बोला वो लाइन कहाँ से कहाँ होती है? तो उसने दिखाया ऐसे होती है, उसने एक किताब भी दिखाई पामिस्ट ने कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक होती है। तो हिटलर ने अपने जेब से चाकू निकाला और हाथ पे वो काट के वो लाइन बनाई और बोलता है बता अभी बनूंगा या नहीं बनूंगा रूलर। तो उस टाइम पे उस पामिस्ट को ये बोलना पड़ा कि यार तेरी राज रेखा तो नहीं थी, लेकिन तू इस तरह का रूलर बनेगा कि पूरा वर्ल्ड तेरे को याद करेगा। ठीक है, सो आपको वापस उसी लाइन पे आते हैं कि आपको माहौल नहीं देखना है कि आपके लिए कंडीसिव है या नहीं है, आपने अपने लिए रास्ता चुनना है। और अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता खुद बनाना है, और बनाने के बाद ना उस रास्ते पे फिर कभी आपको स्पीड ब्रेकर, कभी हडल, कभी ऑब्स्टिकल, कोई रुकावट नहीं दिखनी चाहिए उस रास्ते पे, तब जाके आप कामयाब इंसान हो। बाकी सर्वाइवल के लिए तो आप किसी भी तरह से आप कर सकते हो, लेकिन अपनी पहचान बनानी है, अपना नाम बनाना है, तो यू हैव टू मेक यूर पाथ। और
उसमें ऑब्स्टिकल मतलब है कि नहीं आना चाहिए, अगर है भी तो उसको ना इग्नोर करके, उसको जंप करके, उसको क्रॉस करके, ठीक है, आपने आगे बढ़ना है। दिस इज व्हाट आई कैन से सर। नहीं सर, बहुत बढ़िया। और सर इस पूरे जो डिस्कशन के अंदर मैं बच्चों को इन तकरीबन काफ़ी को मैं जानता हूँ पर्सनली, आई कैन सी देयर फेसेस कि ये कितने मोटिवेट हुए हैं। ये ऑलरेडी काफ़ी मोटिवेट एक लॉट है। वी आर वेरी वेरी लकी कि जेन जी का जो बेस्ट टॉक है, जो बेस्ट बच्चे हैं वो हमारे साथ हैं। हम इनसे सीखते हैं डेली, और जब इनको सिखाने जाते हैं आपके सर हर एक मैसेज बहुत पावरफुल रहा। ये पूरी डिस्कशन सर मुझे लगता है कि हमारे यूथ के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, चाहे वो जो भी काम करना चाहे। आपने बहुत एप्ट एग्जाम्पल दी कि अगर आप मोची भी बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप पैशनेट हैं तो वो आपको कभी काम चुभेगा नहीं। काम वही चुभता है जिसको आपको ज़बरदस्ती करना पड़ता है। अपने पैशन को फॉलो करें, जो सर की ज़िंदगी से एक इंस्पिरेशन है। जब आप अपने पैशन को, अपने जुनून को अपनी ज़िंदगी बनाते हैं तो कोई भी मुश्किल, कोई भी चीज़ आपके सामने टिक नहीं सकती। और इसके साथ ही सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने वैल्यूएबल टाइम में से हम सब के लिए आज टाइम निकाला। आपने अपनी ज़िंदगी की इतनी इलस्ट्रेटिव जर्नी जो है हम सब से शेयर की, जो हमें आज नहीं सर सदियों तक मोटिवेट करती रहेगी। और ये बुक मैं फिर इनकरेज करता हूँ कि सर की इस बुक को ज़रूर पढ़ें। इट्स अवेलेबल ऑन किंडल ऑल्सो। ये आपको हार्ड बाउंड में भी मिल जाएगी। पेंगुइन इसका जो है, जिसके वहाँ से प्रिंट हुई है पब्लिशर। आपको इससे ये पता चल जाएगा कि एक अच्छा सोल्जर, एक अच्छा इंसान, ये दोनों का जो फ्यूजन है, कैसे कर्नल आर.के. शर्मा बनते हैं। विद दिस वी विल एंड दिस डिस्कशन। थैंक यू सो वेरी मच सर। It was truly an honor for me that to be here amongst you guys। इतनी पब्लिक एनर्जी वाला यूथ, उनके साथ इंटरेक्ट करना या उनको एड्रेस करना या उनके सामने अपनी पॉडकास्ट रखना। थैंक यू सो वेरी मच एंड थैंक्स विलियम फॉर गिविंग मी प्लीज़। एंड आई थिंक हम अगर एंड करें उस तालियों के गड़गड़ाहट से, और जो हमारे यहाँ के एनर्जी को शो करेगा, तो दैट विल बी रियली नाइस एंड दैट विल बी, एक सर को यहाँ पे आना लगेगा कि सफल हुआ। लेट्स हैव अ स्टैंडिंग ओवेशन एंड क्लैप फॉर सर फॉर हिज अचीवमेंट्स।